हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे रेगुलर तरीके से। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबने वो पिछली वाली वीडियो देखी होगी। आपका बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिला है उसमें। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज़ को जिसका नाम है पहल। पहल सीरीज़ हमने इसका नाम रखा हुआ है गिरिराज करंट अफेयर की। और इसमें 4 वीडियोज़ होंगी जो फरवरी और मार्च मंथ के ऊपर होंगी। फरवरी और मार्च, तो इसमें मैं कंबाइन करंट अफेयर उठा रहा हूँ, वो फरवरी के और मार्च के दोनों के रहेंगे। तो गाइस अब ये हमारी जो वीडियो वो थर्ड वीडियो चल रही है, ठीक है। सो आज की वीडियो को शुरू करते हुए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं, साल हियाना हिमाचल प्रदेश के किस प्राचीन नगर का नाम था? सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, पालमपुर, मंडी। गाइस ये क्वेश्चन आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा, नहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, पर इस बार गिरिराज में ये नाम छपा था, तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन उठा के लाया है ताकि हो सकता है कहीं पेपर में आपको ये चीज़ें पूछ ली जाए, तो आपको इसका पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा मंडी। थोड़ा सा हम मंडी के बारे में देख लेते हैं कि मंडी का जो एक्चुअल नाम है वो माना जाता है जनश्रुति के अनुसार कि वो मांडव्य ऋषि थे एक। मांडव्य ऋषि, उनके नाम से इसका नाम मंडी रखा गया। हुआ क्या कि ये बाबा भूतनाथ की, भूतनाथ मतलब शिव, शिव को बाबा भूतनाथ की स्तुति या फिर तपस्या करते थे व्यास रिवर के किनारे। और वहाँ पे तपस्या करते-करते उन्होंने भगवान शिव को खुश किया और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि ये जो शहर है ये आपके नाम से जाना जाएगा, तो उसका नाम मांडव्य ऋषि से मंडी रखा गया, ठीक है। और इसके पीछे एक जो हमारी अ, पुरानी जो बुक्स हैं, जो लिटरेचर वगैरह लिखे हुए हैं, उसमें एक ज़िक्र मिलता है कि 2 ब्रदर थे, बाहुसेन और साहुसेन। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और ये जो बाहुसेन थे ये छोड़ के कुल्लू चले गए, ठीक है। फिर ये कुल्लू में रहने लगे, उनकी अगली 19 पुश्तें उसी कुल्लू के आस-पास के एरिया में रहने लगी। बाद में उसी पुश्तों में एक राजा हुए, राजा अजबर सेन, अजबर सेन। और 1527 ईस्वी में उन्होंने मंडी को, मंडी शहर की स्थापना की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो ओल्ड नेम है ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा-सा और ओल्ड नेम की बात कर लेते हैं। जैसे सुंदरनगर का ओल्ड नेम क्या है? सुकेत। और बैजनाथ का ओल्ड नेम क्या है? किरग्राम, किरग्राम। और नूरपुर का क्या है? धमेरी, ठीक है। और जुब्बल का क्या है? जुब्बल का बताएँगे आप मेरे को? मैं बता देता हूँ, देवरा। और कल्पा का क्या है? ये शायद आपने नहीं सुना होगा, चीनी, चीनी। और आप एक कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएँगे किसका? आप बताएँगे मेरे को सराहन का, सराहन का, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया कि मांडव्य ऋषि के नाम पे अच्छा किसने, बाहुसेन और साहुसेन में बाहुसेन की अगर लीनिएज में देखें तो अजवर सेन ने 1527 में किया। और ओल्ड नेम हमने देखे सुंदरनगर का सुकेत, और किरग्राम किसका, बैजनाथ का, धमेरी नूरपुर का, और जुब्बल का देवरा, कल्पा का चीनी, और सराहन का आप मेरे को बताएँगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हिमभोग ब्रांड क्या है? हिमभोग ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी रहा हिमभोग के बारे में। ये क्या है? सूजी है, आटा है, चावल है, आटा है, इनमें से कोई नहीं। देखो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता होगा इसके बारे में, और बहुत ऐसे भी होंगे जिनको नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा आटा। तो ये आटा क्या है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा एक पहल की गई है जिसमें प्राकृतिक खेती के बारे में बात की जा रही है। प्राकृतिक खेती, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती में क्या बोल रहा है कि जो हमारी मक्की है, ये मक्की का आटा है एक्चुअल में। मक्की का आटा, आपने सुना होगा कि आपके जो राशन डिपो हैं उनमें भी मक्की का आटा आना शुरू हो गया है। ये क्यों किया गया है? इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है, एक तो सरकार ऐसे चाहती है कि लोग जो है प्राकृतिक खेती से जुड़े, और प्राकृतिक खेती अगर करें तो सरकार उनसे उसी मक्की को जो प्राकृतिक खेती से की हुई है उसको 3000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। और दूसरा ये है कि आपने देखा होगा, जो आप में से बहुत से लोग चंडीगढ़ रहे होंगे, बाहर रहे होंगे, तो वहाँ पे मक्की का आटा नहीं मिलता। तो सरकार की एक ये भी सोच है कि हम मक्की के आटे को अपना ब्रांड बना के उसको बाहर की स्टेट्स में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर जो और स्टेटें हैं जिनमें मक्की का आटा ईज़िली नहीं मिलता है, तो हम वहाँ पे वो करेंगे, और इससे क्या होगा, एक रेवेन्यू रिसोर्सेज़ हमारे क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो इसके पीछे ये भी एक सरकार का मतलब जो पॉलिसी है वो ये है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि हिमभोग क्या है, तो हिमभोग एक मक्की का आटा है, ठीक है। और ये नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। अगला अगला देखो, एक हिमभोग हुआ, एक हिमगंगा। मैंने बहुत चुन-चुन के आपके लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं आज, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आज आपको डाले हुए हैं, ये आपको जो जैसे पुलिस का पेपर है, एसबीआई हाई कोर्ट का पेपर है, इनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो हिमगंगा योजना निम्न में से किससे संबंधित है? शहद, गंगाजल, ग्लेशियर, दूध। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूध। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी हाल ही में हमीरपुर में एक मिल्क चिलिंग प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट लगाया गया। इसका मतलब होता है कि जो
दूध होता है उसको ठंडा रखने का एक संयंत्र, एक बड़ा-सा मतलब मशीनरी होती है वो लगाई गई। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो डेयरी डेवलपमेंट है हमारी, जैसे डेयरी डेयरी के जो काम है ना, दूध वाले जो काम है, डेयरी व्यवसाय, है ना? उसको बढ़ाना है, ठीक है? इसके लिए जो है नाबार्ड की तरफ से 500 करोड़ की स्कीम रन हुई है, किसमें, हिमाचल प्रदेश में। और मेन इसका जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा, एक तो इससे जो पशुपालक है उनकी इनकम बढ़ेगी, पशुपालकों की इनकम भी बढ़ेगी इसमें, ठीक है? जिसके पास गाय, बकरी, भैंस ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पशु हैं, उनका दूध जो है बिकेगा तो उनको इनकम बढ़ेगी। और दूसरा ये होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे समाज में हमने देखा है कि जो लोग घर का काम करते हैं, पूरी लाइफ़ उनकी बीत जाती है घर का काम करते-करते, अगर वो थोड़ा-सा इस काम को मैसिव स्केल पे करें, जैसे 5 गाय रख के, 10 गाय रख के या 10 बकरियाँ रख के, या मतलब ऐसे करें, तो उनकी एक्चुअल में उनके लिए एक रोज़गार हो जाएगा है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम स्वरोज़गार। स्वरोज़गार मतलब किसी के पास जाना नहीं काम करने के लिए, अपने ही घर में अपने आप काम करना, जिसको हम बोलते हैं स्वरोज़गार। तो ये हिमगंगा जो प्रोजेक्ट है, ये किससे संबंधित है? दूध से संबंधित। और अगर आपको पेपर में आएगा तो आप इसको आई होप उसको टिक करके आएँगे। अच्छा, आप मेरे को बताएँगे कि एक और योजना है, हिम उन्नति हिम उन्नति योजना, ये भी इस बार न्यूज़ में थी। तो ये आप मेरे को बताएँगे कि कमेंट बॉक्स में कि ये कौन-सी योजना है, इसके बारे में ब्रीफ़ करके बताएँगे, ठीक है? और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना के ले आऊँगा, जिसमें हिमाचल में जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं, वो सारी योजनाएँ उसमें कवर कर लूँगा, ठीक है? ताकि आपको कोई भी इस प्रकार स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेखूवेला सौर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पेखूवेला, देखो इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि पेखूवेला सौर परियोजना मतलब सोलर परियोजना है, ठीक है? ठीक है? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी में का हमीरपुर, सी ऊना और डी बिलासपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊना। अब इस योजना की अगर बात करें तो ये 32 मेगावाट की एक सोलर स्कीम है। सोलर स्कीम समझ रहे हो आप? कि जैसे एक बड़ा-सा लैंड एक्वायर किया और उसके ऊपर जो है सोलर पैनल लगाए, और सोलर पैनल लगाने के बाद उसमें उसको जो है अच्छे तरीके से रन आउट किया और उससे मतलब जो है बिजली उत्पादन किया उससे, ठीक है? बिजली उत्पादन। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं इसको? एक तो ये बिजली उत्पादन होता है, ये सस्ता होता है, ठीक है? और दूसरा इसमें ये होता है कि ये ग्रीन एनर्जी है। देखो बिजली मतलब किससे? सोलर लाइट से बन रही है। हम उसमें कोई खर्चा थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने आप डेली सूर्य आता है, उसकी एनर्जी ऑब्ज़र्व होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है? तो ये न्यूज़ में क क्यों रहा? ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने दिसंबर 2025 दिसंबर 2025 तक का एक टारगेट लिया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि 72 मेगावाट का हमने जो है प्रोड्यूस करना है दिसंबर 2025 से पहले-पहले, वो किससे? सोलर प्रोजेक्ट से, ठीक है? और ये परियोजना है, ये आपकी 1 जनवरी 2025 1 जनवरी सॉरी इसका था 15 अप्रैल 2024 15 अप्रैल 2024 को इसको समर्पित कर दिया गया लोगों को। और अभी 2025 के जनवरी में इसका रेवेन्यू जब देखा तो उसने जो है 48 मिलियन बिजली यूनिट 48 मिलियन 48 मिलियन यूनिट्स इसमें क्या किए प्रोड्यूस किए, जिससे जो है 14 करोड़ का बेनिफिट हुआ सरकार को। ऐसी कुछ योजनाएँ हैं जो कि अभी न्यूज़ में चल रही हैं, तो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। जैसे ऊना की बात करें हम, अगर ऊना की बात है, तो उसमें है लामलाड़ी, गोंदपुरा गोंडपुरा, टीरा खास और भंजाल, ठीक है? और साथ में अगर हम सोलन की बात करें, सोलन में है सनेड़, बड़ा बरोट और दबोटा माजरा, दबोटा माजरा। तो कुल मिला के आपको एक क्वेश्चन आएगा इसमें कि पेखुवेला सौर परियोजना कहाँ है? या इनमें से पूछ लेगी लिया जाएगा कि इनमें से कौन-सी परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है? या ये पूछ लिया जाएगा कि जो साल तक 2025 के लास्ट तक का हमारा टारगेट है वो कितना है? 72 मेगावाट का, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा, वो रहेगा आपका जिनेवा में। थोड़ा-सा टाइम किसकी सिटी होती है, मैं ऑप्शन ऑप्शन सीधा मैं करेक्ट करूँगा इसमें। आपने ऑप्शन देख लेने हैं इसमें, ठीक है? और जिनेवा आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ आपको, स्विट्ज़रलैंड में स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1967 में। और 3 कंट्रीज़ ने इसमें साइन किया था। अब ये है क्या? देखो ना, मैं आपको करंट अफ़ेयर तब करवा रहा हूँ कि मैं आपको उसको एक्चुअल में रिलेट करवाऊँ कि है क्या जो चल रहा है। ये एक्चुअल में एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसका काम क्या है कि मान लो यदि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? न्यू प्रोडक्ट आपने कोई लक्स साबुन की तरह साबुन बना दिया, ठीक है? आपने उसमें अपना मेथड यूज़ किया कि इतना ग्राम कोई चीज़, जितनी भी चीज़ें आपने डाली वो अपने-अपने हिसाब से आपने डाली। अब वो क्या हो गया, वो फ़ेमस हो गया और वो बिकना स्टार्ट हो गया, ठीक है?
जब वो बिकना स्टार्ट हो गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इससे आपको राइट्स मिलते हैं उसके कि अब ऐसा सेम साबुन कोई और बना के नहीं बेच सकता, नहीं तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाएगी, लीगल कार्यवाही, ठीक है? इसलिए ये चीज़ जो है न्यूज़ में थी। एचपी पुलिस के पेपर की बात करें तो वहाँ पे बोला गया है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें जो उसका सिलेबस है उसमें है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी यहाँ से भी कवर होगी, ठीक है? वैसे ही अगर हम एक-एक करते जाएँगे तो ये मतलब 5-7 वीडियो में सारी ऑर्गेनाइजेशनें कंप्लीट हो जाएँगी आपकी, ठीक है? तो ध्यान रखना है आपने कि हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा में, और ये एस्टेब्लिशमेंट इसकी कभी 1967 में हुई, 193 कंट्रीज़ हैं, और इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका एम है कि जो कोई भी मतलब इसको हिंदी में अगर बोलूँ, निर्माता व प्रवर्तक की बनाई गई टेक्नोलॉजी की सुरक्षा करना है इसका, ठीक है? सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, आप मेरे को ये बता दो कमेंट में कि जो सार्क है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यानंद श्रेक, हिमाचल प्रदेश के विद्यानंद श्रेक को वर्ष 2022 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई एलआईडी की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई एचपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई एचएएस की तैयारी कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगा। रचनाकार, बागवान, साहित्यकार व लोक कलाकार व स्वयंसेवी, इसका जो राइट आंसर होगा साहित्यकार। अब सबसे पहले बात तो ये उठती है कि अगर विद्यानंद श्रेक जी को पद्मश्री मिला तो किस में मिला? साहित्य में। तो ऐसी चीज़ें तो उन्होंने की होंगी जो साहित्य से जुड़ी हुई है। तो ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया कि रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम्स थी, 51 पोइम्स को उन्होंने सिरमौरी भाषा में क्या कर दिया? कन्वर्ट किया, ठीक है? सिरमौरी भाषा में कन्वर्ट किया। 6 बुक्स उन्होंने किस पे लिखी? हिमाचल के कल्चर के ऊपर लिखी, एचपी के कल्चर के ऊपर, ठीक है? और अगर बात करें तो इनको पद्मश्री मिला 2022 में, ठीक है? पद्मश्री मिला इनको 2022 में, ठीक है? इनकी थोड़ी-सी लाइफ़ के बारे में बताऊँ अगर आपको मैं, तो लाइफ़ इनकी ऐसी रही कि इन्होंने 1959 से लेके 1976 तक एक टीचर का काम किया। उसके बाद वो न्यूज़पेपर में एडिटर थे। कितने? 6 न्यूज़पेपर में संपादक रहे ये, ठीक है? और इन्होंने 1000 से ज़्यादा सॉन्ग लिखे हुए हैं, लिरिक्स लिखे हुए हैं इन्होंने। इनका लोकल जो डांस है 2, जिनका नाम है भ्रालटू भ्रालटू और सिंगटू सिंगटू। इन्होंने इन दोनों डांस को प्रिज़र्व करने के लिए अपनी लाइफ़ समर्पित कर दी। मतलब अपने कल्चर को प्रिज़र्व करने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ़ समर्पित कर दी। तो ये है, ठीक है? सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? देखो स्टूडेंट्स, करंट अफ़ेयर हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमने ये नहीं करंट अफ़ेयर को कभी बोझ लेना है कि मेरे करंट अफ़ेयर नहीं हुए, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली, करंट अफ़ेयर कवर नहीं हुए। अरे करंट अफ़ेयर का मतलब क्या है कि जो हमारे आस-पास हो रहा है हमने उसको पढ़ना है, ठीक है? तो हम देखो, यहाँ पे हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो हम वही देख रहे हैं ना जो कि हमारे हिमाचल में चल रही हैं। कोई योजना आई, कोई व्यक्ति पर्सनैलिटी न्यूज़ में थे, कोई स्पोर्ट्स हुआ, कोई कुछ हुआ, तो इसको हम बिल्कुल लाइट लेना है आपने, ठीक है? इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। और मैं तो ये बोलूँगा आपको कि जिस प्रकार से मैं आपको ये यहाँ से दे रहा हूँ, आप एक कॉपी लगा के अपना पेन डाउन करके उसके ऊपर अपने नोट्स ज़रूर बनाएँ, ठीक है? और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रनाडे, मोतीलाल नेहरू। ये मैंने क्वेश्चन तब डाला आपको क्योंकि ये वाली पर्सनैलिटी इस बार न्यूज़पेपर में इनका लेख छपा हुआ था, इनकी लाइफ के बारे में छपा हुआ था। हो सकता है इनसे कोई क्वेश्चन डाल दें आपको पेपर में, ठीक है? है तो कहीं न कहीं हिस्ट्री के स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है एक, ठीक है? पर यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन डाला हुआ है। थोड़ा-सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। इनका जन्म मुंबई में हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, और इनका जन्म 1866 में हुआ। 13 साल की उम्र में इनके फादर का देहांत हो गया, ठीक है? इकॉनमी, मतलब इनके घर की जो इकॉनमी थी वो थोड़ी पुअर थी, तो इन्होंने बहुत संघर्ष देखा। स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर इन्होंने पढ़ाई की, और 20 साल की उम्र में इन्होंने एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्वेश्चन आता है बार-बार, हिस्ट्री की तरफ से आएगा आपको यहाँ पे, ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की थी? ये की थी आपकी 1886 में, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये कब बनाई थी? 1905 में। अब देखो इसका नाम पढ़ो, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के नौकर। मतलब इन्होंने बोला कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए थे, तो उन्होंने अपने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके बोला कि हम सब क्या हैं? इस समाज के लिए नौकर हैं, और हम इस नौकरी को बखूबी से निभाएँगे और अपने देश को आज़ाद करवाएँगे। तो इस वे में इन्होंने ये चीज़ बनाई थी, तब ये इम्पोर्टेंट बन जाती है, ये वाली जो इनकी बनाई हुई ऑर्गेनाइज़ेशन थी, ठीक है? अच्छा, थोड़ी-सी बात और करते हैं इनके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे भी बड़े फ़ेवरेट हैं। तो इनका क्या है कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी, इनके पॉलिटिकल गुरु हुए। पॉलिटिकल गुरु कौन? गोखले। और गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन हुए? महादेव गोविंद रनाडे, ये एक जज थे, ठीक है?
तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गोखले के गुरु कौन थे और महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। महात्मा गांधी से महज 3 साल बड़े थे, पर इनको वो महात्मा गांधी को स्वयं अपने आप में बड़ा भाई बोलते थे। देखो, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है? कि 38th राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश की किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया? क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ अभी, ठीक है, उत्तराखंड में। आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट आगे इसमें क्वेश्चन है एक, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मनप्रीत सिंह, अजय ठाकुर, सावन बरवाल और नन ऑफ दिस। देखो, मनप्रीत भी कबड्डी से संबंधित है, अजय ठाकुर भी, सावन बरवाल ये वो है रेसिंग से, मतलब रेस चैंपियन है, ठीक है, एथलेटिक। और इनमें से नन ऑफ दिस, इसका जो राइट आंसर होगा सावन बरवाल होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में न्यूज़ में क्यों आया है, इनको बोला गया गोल्ड बॉय, गोल्ड बॉय। इन्होंने 5 किलोमीटर में भी और 10 किलोमीटर में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। और ये 10 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। 5 किलोमीटर में लगभग 13 मिनट 40-45 सेकंड के अराउंड इन्होंने 5 किलोमीटर कंप्लीट की, और 10 किलोमीटर में इन्होंने 28 मिनट के अराउंड कंप्लीट की, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये याद नहीं करना कि कितने मिनट में की, कितने मिनट में क्या, आपने ये रखना याद है कि सावन बरवाल, ठीक है, जो कि कहाँ से हैं, हिमाचल के लिए कि इंपॉर्टेंट है, मंडी से हैं, ठीक है। सावन बरवाल मंडी के रहने वाले, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किस में, 38th राष्ट्रीय खेलों में, और वो भी 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में। इनको गोल्डन बॉय भी बोला गया है कि भारतवर्ष के गोल्डन बॉय, जिन्होंने 2-2 गोल्ड जो है एक ही प्रतियोगिता में लाए हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और गाइज़, हमारे चैनल के ऊपर एक हिंदी मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी प्लेलिस्ट है, आई थिंक पूरे हिमाचल में सबसे बड़ी होगी आज तक। 34 मॉक टेस्ट उस पे हिंदी के जो है हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी ने नहीं करवाए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अगर इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप वहाँ पे एक बार विजिट करें। वहाँ पे विनोद सर हैं, वो बहुत अच्छे से चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे और उसका फ़ायदा लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट ज़रा मैं थोड़ा इरेज़ कर लेता हूँ इसको। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हिमाचल प्रदेश में गॉर्टन कासल नाम की ऐतिहासिक इमारत कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गॉर्टन कासल मनाली, धर्मशाला, शिमला, डलहौजी। आप सोच चुके होंगे, थोड़ा आप सोच लिया करो जब तक मैं आंसर बताता हूँ। वीडियो पॉज़ करके पहले अपना आंसर क्लिक कर लिया करो इसके ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिमला। ये हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एशियन गेम में रजत पदक विजेता अजय का संबंध किस जिले से है? ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा। आपने सुना होगा इनके बारे में। इनकी लाइफ स्टोरी बहुत तगड़ी है कि जो 1 मिनट यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो, पैरा एशियन गेम्स, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये वर्ड बार-बार सुना होगा पैरा, पर उनको ये समझ नहीं आया होगा कि पैरा क्या होता है। जब कोई भी दिव्यांग, दिव्यांग मीन्स जिनका कोई अंग कट जाता है या जिनको कोई डिसेबिलिटी है पहले से, जब ऐसा एक टूर्नामेंट होता है और उसमें ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पैरा टूर्नामेंट्स। तो पैरा एशियन गेम मतलब एशिया लेवल के ऊपर जो पैरा गेम्स हुई, उसमें हमारे मंडी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, मंडी। जैसे हमारे मंडी से एक अजय कुमार जी, ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे क्या है रजत पदक जीता उसमें। और इनकी जो स्टोरी है वो ये है कि ये 2010 में जो है आर्मी में भर्ती हुए थे, ठीक है। और 2017 में कहीं पे जो हमारे टेररिस्ट के साथ कहीं पे इनका आमना-सामना हुआ और इनकी एक बाईं टाँग, इसमें बाईं लेग इसमें कुर्बान हो गई, ठीक है। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और इन्होंने क्या किया कि अभी जो हाल ही में जो चाइना में हमारे एशियन गेम्स हुए पैरा के, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और प्रदेश सरकार ने इनको सम्मान राशि के रूप में 2.5 करोड़ की राशि जो है वो गई है। ये घर से बहुत गरीब थे, ठीक है, पर फिर भी इन्होंने जो है देश के लिए सेवा की है। और इनका मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, मेन मंडी में इनका है नगवाई स्टेशन में है इनका। कोई अगर नगवाई से देख रहा है तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना, नगवाई में। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि नगवाई में और क्या है? नगवाई में एक खरगोश प्रजनन केंद्र है, खरगोश प्रजनन केंद्र, ठीक है? क्या है? खरगोश प्रजनन केंद्र। और हिमाचल में सिर्फ 2 ही केंद्र हैं ऐसे, दूसरा कहाँ है? कांगड़ा में, कांगड़ा के कंदवाड़ी, कंदवाड़ी में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चकली नाम की मुद्रा किस तत्कालीन राज्य से संबंधित है? गाइस, जो हर बार गिरिराज में क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन था। इसका बेसिक जो पीछे को कोई डाटा है वो मेरे को कोई खास मिला नहीं है, पर ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन डाला गया है ये चंबा से रिलेटेड है। तो अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आपने एज इट इज़ याद रखना है इसको, ठीक है। अगर मेरे को कोई इसका डाटा मिलेगा मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबा। चकली नाम की मुद्रा, मतलब ये एक टाइप के सिक्के थे। क्या थे? सिक्के। ध्यान में रखना आपने। हो सकता है किसी जैसे एलाइड वगैरह में कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुख आश्रय योजना किससे संबंधित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया, आपको मिलेगी पेपर में देखने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें
ये बीपीएल परिवार से, पक्का घर बनाने से, अनाथ बच्चों से, इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता होगा, पर जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। अनाथ बच्चों से रिलेटेड है ये। 6 जनवरी 2023 को 6 जनवरी 2023 को हम हिमाचल सरकार ने एक विधेयक पास किया। विधेयक समझते हो आप? एक विधेयक पास किया जिसमें क्या उन्होंने बोला कि जितने भी बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके माँ-बाप नहीं है या किसी ट्रेजेडी में उनके माँ-बाप क्या हो गए, वो निराश्रित हो गए, मतलब उनको कोई आसरा नहीं बचा हुआ किसी का नहीं, ठीक है? तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनका कोई और नहीं है, उनको स्टेट ने अपनाने की बात की है और 27 साल तक, उनकी 27 साल की आयु तक स्टेट उनका क्या करेगी, देख-रेख करेगी, उनकी पढ़ाई करवाएगी, उनकी एजुकेशन करवाएगी, हर चीज़ करवाएगी। और एजुकेशन सब कुछ होने के बाद स्टेट उनको क्या करेगी, 3 बिस्वा ज़मीन 3 बिस्वा ज़मीन प्लस घर बनाने की राशि देगी, ठीक है? और इन ऐसे बच्चों को स्टेट ने क्या बोला है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। देखो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट किसको बोला गया है? अनाथ बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चों को, या कोई ऐसे ऑप्शन डाल देगा, आपको उलझा देगा, ठीक है? तो आपने क्या बोलना है वहाँ पे? अनाथ बच्चों को, ठीक है? और ये एक बड़ी स्कीम है, 101 करोड़ की स्कीम है। स्कीम क्या है ये, मतलब एक सुक्खू सरकार का एक पहला फैसला था, जब वो सत्ता में आए थे, तो उन्होंने उन बच्चों के बारे में सोचा। और हाल ही में आपने ये भी सुना होगा कि मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है, ठीक है? गवर्नमेंट मंदिरों से पैसा ले रही है। मैं आपको उस चीज़ के बारे में क्लैरिफ़ाई करवाऊँ कि वो जो पैसा लिया जा रहा है, वो डीसी ऑफ़िस, जो जितने भी मतलब डीसी ऑफ़िस हैं पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके डीसीज़ को एक एम्पावर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि यदि किसी भी ऐसे अनाथ की या कोई विधवा है, बहन है, उसकी डॉक्टर की पढ़ाई होनी है या कोई और उसकी पढ़ाई होनी है, तो उसमें अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मंदिरों से पैसा ले लो और बाद में गवर्नमेंट को बताओ कि आपने मंदिरों से कितना पैसा लिया, गवर्नमेंट आपको इन रिटर्न वो देगी, ठीक है? तो आपको मैं करंट अफ़ेयर करवा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि करंट में ऐसे-ऐसे मुद्दे चल रहे हैं। और जो आपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे सुना होगा, वो फेसबुक की ज्ञान जो है थोड़ा साइड में रख के करंट अफ़ेयर का ज्ञान अपने दिमाग में रखना, ठीक है? तो ये वो चीज़ थी जो आपने सुनी होगी। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वाक़ई में हम करंट अफ़ेयर पढ़ रहे हैं। जो वहाँ चल रहा था वो हमने यहाँ पे देख लिया कि वो पैसा कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है, ठीक है? तो वो पैसा इन्हीं अनाथ बच्चों के लिए यूटिलाइज़ हो रहा है। ये एक अच्छी पहल है। देखो मंदिरों में हम दान देते हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? पर्सनल ओपिनियन है, किसी और का नहीं। मंदिर में अगर मैं दान दे रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मान लो कोई समाज में ऐसा वर्ग है जो जिसको ज़रूरत है, ठीक है? और उसको वो दान जो है मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उनके घर नहीं जा पा रहा हूँ जिसको ज़रूरत है। पर मैंने मान लो इनडायरेक्टली अगर वो मंदिर में दिया और मंदिर से हमने वो पैसा वहाँ लगा दिया ऐसे सामाजिक वर्ग के ऊपर जो जिसको ज़रूरत है उसकी, ठीक है? तो वो मेरा जो पैसा है वो अल्टरनेटली किसी की हेल्प में गया। तो जब वो अल्टरनेटली हेल्प में गया तो उसका कहीं न कहीं जो पुण्य है वो मुझे मिलेगा, ठीक है? ये मेरा ओपिनियन है। तो इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है, अनाथ बच्चों के लिए अगर वो पैसा लिया जा रहा है तो वो मैं मानता हूँ वो सही है। हिमाचल प्रदेश में 38th राष्ट्रीय खेलों के कितने हिमाचल प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3, 5, 7, 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो तो मुझे 4 लग रहा है और यहाँ पे तो मुझे देखने को मिल नहीं रहा है 4। सो इसको क्या करेंगे हम, इसको, मुझे लग रहा है ये मेरे टाइपिस्ट की गलती है और चलो कई बार हो जाता है ऐसे भी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। तो कितने? 4। अच्छा आपको मैं बताऊँ कि हमने पहले भी ये वाला क्वेश्चन किया ऊपर 38th राष्ट्रीय खेल, मैंने ऊपर तब डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन नीचे लिया हुआ था। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको कि जो अभी 38th नेशनल गेम्स हुए वो कहाँ हुए? उत्तराखंड में। कहाँ हुए? उत्तराखंड में। और ये कब से कब तक हुए? 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक, ठीक है? तो इसकी मेज़बानी किसने की? मेज़बानी करने का मतलब होता है कि इसको होस्ट करने वाला स्टेट कौन था? किसने इसको करवाया? तो वो किसने करवाया? वो करवाया उत्तराखंड ने। एक क्वेश्चन बनता है कि मेज़बानी किसने की? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे मेडल्स आए उसमें उसकी टैली क्या थी? तो मेडल टैली बताता हूँ मैं आपको कि हिमाचल प्रदेश को उसमें, एक सेकंड थोड़ा-सा आपको मैं प्रॉपर बना के बताता हूँ इसमें, ठीक है? हिमाचल प्रदेश के जो गोल्ड आए वो आए 4 और जो इसमें ब्रॉन्ज आए वो आए हैं 3 और जो इसमें सिल्वर आए हैं वो आए हैं 8। टोटल कितने हो गए? 15। सबसे टॉप पे कौन रहा है इसमें? टॉप में रहा है इसमें सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है? तो इनके जो गोल्ड आए वो आए हुए 68 और ब्रॉन्ज आए इनके 26 और सिल्वर आए इनके 27। और फिर इसके बाद रहा फर्स्ट रनर पर आया इसमें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कितने हैं? 54 गोल्ड और 71 ब्रॉन्ज और 76 सिल्वर। और थर्ड नंबर पे इसमें इसको जो सेकंड सेकंड रनर अप जो रहा है वो रहा है हरियाणा, ठीक है? हरियाणा के इसमें है 48 गोल्ड, 47 ब्रॉन्ज और 58 सिल्वर। तो ये मेडल टैली है, ठीक है? और इसमें जो एक क्वेश्चन और बनेगा आपको कि अब जो होंगे वो होंगे 39th नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स,
और वो होंगे कब? वो होंगे 2026 में। तो उनको होस्ट कौन करेगा? उनको होस्ट करेगा मेघालय। कौन करेगा? मेघालय। और इस जो क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर वहाँ के मेघालय के सीएम भी इसमें प्रेजेंट रहे, और इसमें हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और ऐसे 5-6 बड़े-बड़े नेता इसमें क्या थे? प्रेजेंट थे जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई, ठीक है? तो आपसे ये एक क्वेश्चन बन जाएगा नेक्स्ट के लिए, एक बन जाएगा अभी के लिए कि अभी कहाँ हुई? किसने करवाई? हिमाचल के कितने गोल्ड आए? ठीक है? ओवरऑल विनर कौन रहा? स्पोर्ट्स सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है? फर्स्ट रनर अप महाराष्ट्र, सेकंड वाला हरियाणा। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप इन फैक्ट्स को देखो, आपने ये याद नहीं रखना है कि इसके यार 68 आए, 54 आए, ऐसे है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये चीज़ की हुई है, ठीक है? आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 38th उत्तराखंड में हुई, 39th मेघालय में होगी, और हिमाचल के 4 गोल्ड आए, टोटल 15 आए हुए हैं। 4 गोल्ड है, 3 ब्रॉन्ज है और 8 सिल्वर है, ठीक है? और बाकी आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें। निम्न में से किसको महामना और कर्मयोगी की उपाधियाँ दी गई है? गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा इसको, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मदन मोहन मालवीय। ये छपा था, मैंने इसलिए क्वेश्चन निकाल लिया है। हाल ही में चर्चा में रहा वटीवर किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक घास होगा। घास होगा। आपने देखा होगा पिछली बार बहुत फ्लड आए थे, ठीक है? फ्लड आने से का कारण क्या है कि एक तो हिमाचल जो है ना बहुत, मतलब इसमें हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की जो बढ़ती हुई आवृत्ति है उससे निपटने के लिए राज्य सरकार बायो इंजीनियरिंग का यूज़ कर रही है, और उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया हुआ है सरकार ने, ठीक है? पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट क्या है? एक ऐसी घास है, ये चीज़ है, ये एक घास है। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं डाले थे, ऐसे डिस्कस करना था मैंने आपके साथ। ये एक ऐसी घास है कि इस घास को लगाने के बाद इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत घनी होती हैं, और वो भूमि कटाव से धरती को बचाती है। ठीक है? तो जो जैसे शिमला में भी पिछली बार हुआ कि छोटी-छोटी जगहों पे स्लाइड होते रहे, तो सरकार का ये प्रोजेक्ट है कि इस बरसात से पहले-पहले ऐसे 1000 पौधे लगाने हैं, ठीक है? तो इसको आपने देख लेना है कि वटीवर शब्द अगर आपको कहीं न्यूज़ में जैसे किसी पेपर में मिले, तो आपने ध्यान रखना है कि एक एक प्रकार की क्या है, घास है, ठीक है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक्सपोजर विजिट के नाम पे शिक्षकों को किस देश में प्रशिक्षण प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। अभी आपने देखा कि शिक्षकों को इसलिए भेजा गया था, एक एक्सपोज़ करवाना था उनको, एक्सपोजर विजिट दी थी कि आप बाहर की शिक्षा देखो कैसी होती है, बाहर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, और अब उसको आप यहाँ पे हिमाचल में आके इम्प्लीमेंट करो, ताकि हमारा जो शिक्षा की जो क्वालिटी है वो क्या है, उसके मतलब उसकी गुणवत्ता जो क्वालिटी है वो सुधर सके, ठीक है? ठीक है? और साथ में कुछ जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, उनको भी बाहर भेजने की बात की गई थी। इसमें से एक बैच भेज दिया गया था, चला गया था, जिसको सिंगापुर और कंबोडिया भेजा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, आपको आएगा, ठीक है? हाल ही में 2025 में निम्न में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए होगा इसका वेणुगोपाल, बी होगा इसका संत बंत अटवाल त्रिवेदी, और सी होगा इसका संजय कुंडू, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखो, पहली तो बात ऐसी है कि हमें इसका पता होना चाहिए, इसका होगा इन दोनों को मिला था, ठीक है? तो इसमें ए प्लस बी दोनों। संजय कुंडू कौन थे या हैं? संजय कुंडू हमारे डीजीपी रहे हुए हैं, अभी भी यही हैं। इनको बीच में ब्रेक दे दिया था, फिर कोर्ट से इनके ऑर्डर दोबारा निकले और फिर इसे इनको रीइंस्टेट कर दिया गया है। तो ये क्या है? हमारे डीजीपी, ठीक है? और ये जो अभी 2 मतलब वो हैं, वेणुगोपाल और संत अटवाल त्रिवेदी, एक कमांडेंट है और एक दिल्ली सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर हैं, ठीक है? तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? जो वेणुगोपाल जी हैं और संत बंत अटवाल जी हैं, इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला हुआ है, और यहाँ पे आके एक समारोह हुआ, राज्यपाल द्वारा किया गया अलंकरण समारोह, और उसमें इनको दोनों को दोबारा सम्मानित किया गया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुलिस के पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा ई परिवार पोर्टल। देखो, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं बनाया हुआ है, मैंने ये चीज़ सिर्फ आपसे डिस्कस करनी थी क्योंकि ये करंट में था। इसका मेन जो उद्देश्य है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए मैं आपसे थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोऑपरेट करेंगे, पर बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है इन चीज़ों में। तो इसका मेन मेन जो इसका काम था वो क्या है कि ऑनलाइन एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो जितने भी ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी होते हैं, उनको बोला गया है कि आप सबका डाटा कलेक्ट करो, और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको, जैसे हमारे राशन कार्ड हो गए, राशन कार्ड आप देखते होंगे वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट लगता है, तो वो वहीं यहीं से लिंक हो रहा है, ठीक है? तो सेक्रेटरी ने सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है। 99.84% जो लोग हैं उनका डाटा जो है इस सर्वर के ऊपर चढ़ा दिया गया है। जो कितने हैं, 75 लाख 5913 लोगों का डाटा जो है चढ़ चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली में इसको क्यों लाया गया है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे आप परिवार नकल लेते थे, ठीक है? परिवार नकल आपको यहाँ से मिल जाया करेगी ऑनलाइन, ठीक है? और जैसे बीपीएल सर्टिफिकेट था आपका, वो आपको यहाँ से ऑनलाइन मिल जाया करेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपकी मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ से मिल जाया करेगा, ठीक है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप घर बैठे सेवाएँ ले पाएँगे। तो ये एक अच्छा कदम है राज्य सरकार का, और ये इससे जो है गुड गवर्नेंस भी आएगी, मतलब जो सेवाएँ हैं उनकी क्वालिटी मतलब गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व सामाजिक दिवस
प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? 20 फरवरी, 23 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 20 फरवरी। अब 20 फरवरी हम जो मनाते हैं वो मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या है इसका रोल, क्या है? यह दिवस एक्चुअल में उन लोगों और मुद्दों के लिए समर्पित है जिनको हम सामाजिक न्याय से हम क्या कर सकते हैं, उनका निपटारा कर सकते हैं, ठीक है? सामाजिक न्याय समझते हो आप? कि मान लो जो कोई, जैसे कोई कम्युनिटी है, ठीक है? और उसकी कोई ज़रूरतें हैं, तो उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ठीक है? तो वो जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में इसको शुरू किया था, ठीक है? अच्छा चलो बात कर लेते हैं डेज़ की। जैसे 20 फरवरी है, तो 21 फरवरी को क्या आता है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मातृभाषा दिवस। थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं आपका। और अगर मैं बात करूँ, जैसे 2 फरवरी को क्या आता है आपका? वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि दिवस। अगला है 4 फरवरी। 4 फरवरी को क्या आता है? वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे 28 फरवरी को क्या होता है? नेशनल साइंस डे। देखो, जीके, करंट अफेयर आपस में इंटरलिंक होते हैं। अगर कुछ चीज़ें हम, जैसे जो न्यूज़ में चल रही हैं, वो करंट अफेयर बन जाते हैं। जब वो स्टैटिक में होती है, पीछे डाउन में बैठी है, तो वो क्या है? स्टैटिक जीके है, ठीक है? तो कहीं न कहीं जैसे-जैसे आप इन चीज़ों को पढ़ते जाएँगे, वो आपको धीरे-धीरे समझ आता जाएगा कि करंट अफेयर कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं है, ठीक है? कि आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है? ये बहुत ईज़िली चीज़ें होती हैं। हमारे आस-पास जो भी हो रहा है, उसको हमने देखना है, समझना है और उसको थोड़ा-सा माइंड में रखना है, ठीक है? कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा हल्का-सा ध्यान रखना है इनका, ठीक है? यूएन का मुख्यालय कहाँ है? अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे मैंने बात की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। वो एक पार्ट है किसका? यूएन का, ठीक है? तो यूएन का जो एक्चुअल में हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में, और ये कहाँ पे है? यूएसए में। और यूएन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 183। अभी इसके जो सेक्रेटरी हैं, उसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन है, वो है एंटोनियो ग्यूटरस, ठीक है? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के? एंटोनियो गुटेरेस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कब ये बनी थी? ये भी क्वेश्चन आता है कि कुल कितने देश हैं इसमें, ठीक है? तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा और आप इस सेशन से बहुत लाभान्वित हुए होंगे, मैं समझता हूँ। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे हिमाचल जीके है, किरण मैम की उड़ान सीरीज़ है, ठीक है? और हिंदी मॉक टेस्ट चले हुए हैं, ठीक है? और ये जो हमने पहले सीरीज़ शुरू की है, ये तो भला आपके लिए ही की हुई है, ठीक है? तो आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इन 20 क्वेश्चंस के लिए आपके लिए 2-2 दिन जो है रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके ये एक वीडियो बनती है, ठीक है? आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है, तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।